सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत और नीदरलैंड के बीच जल प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक क्षेत्र में 3 समझौते। डच नागरिकों को 5 साल का कारोबारी और टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान। थोड़ी देर में स्वदेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दार्जिलिंग में बिगड़े हालात के बाद अर्धसैनिक बल तैनात। राज्य सरकार ने हुमायूं कबीर को बनाया नया डीआईजी। अलग गोरखालैंड की मांग को बीजेपी का समर्थन नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार दाखिल करेंगी पर्चा। 17 जुलाई को होना है चुनाव। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। जम्मू के आधार शिविर से तड़के रवाना हुआ पहला जत्था। यात्रा के दौरान हमले का अलर्ट जारी। और रूस समेत कई देशों में फिर बड़ा साइबर हमला। यूक्रेन में सरकारी कार्यालय, बैंक और कई कंपनियों के कामकाज बंद। गोल्डन आई के रूप में हुई वायरस की पहचान। नीदरलैंड की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के संबंधों को नई रफ्तार देने की बात कही। शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और आपसी संबंधों को आगे ले जाने पर जोर दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर विश्व भर में चर्चा रही। प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है, सम्मान किया है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का और फर्स्ट लेडी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जीएसटी लागू किए जाने को सबसे बड़ा कर सुधार बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग को लेकर आभार भी जताया। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों पर दोनों नेताओं ने खुशी जताई। I am proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. भारत अमेरिका से सैकड़ों विमान खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑर्डर बताते हुए कहा कि इससे हजारों अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच H1B1 वीजा के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को भारत आने का न्योता भी दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्यमियों के डेलीगेशन के साथ इवांका ट्रंप को भारत में होने वाले वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रंप लिंकन वाला मूल स्मारक डाक टिकट तोहफे में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ेगी। साथ ही लंबे समय से अटकी हुई परियोजनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हुआ है। दोनों नेताओं ने कहा है कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। भारत और अमेरिका ने 1 दशक पहले हुए परमाणु समझौते पर अमल का फैसला किया है। दोनों देशों ने तय किया है कि वे वेस्टिंग हाउस कंपनी को भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद
अमेरिका ने भारत को गार्जियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है। ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार मानते हुए ट्रांसपोर्ट कैरियर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। आतंकवाद के मसले पर भी भारत और अमेरिका एक साथ हैं। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने यहां से आतंकवाद खत्म करना होगा। अमेरिका ने भारत के प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को समर्थन का वादा किया। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। दक्षिण चीन सागर पर भी दोनों नेताओं ने साथ साथ काम करने की बात कही है। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका जापान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में नीदरलैंड को अपना स्वाभाविक साझेदार बताया है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नीदरलैंड्स की कंपनियों में कार्यरत भारतीयों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में संशोधन से जुड़े 3 समझौते हुए हैं। 2 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत कल नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ शिखर वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने इसके बाद वहां की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट की मुलाकात वहां के तीसरे सबसे बड़े शहर हेग में हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई शिखर वार्ता में व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच संस्कृति, जल संसाधन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री ने मार्क रूट से वार्ता में नीदरलैंड की मदद से MTCR में स्थायी सदस्यता मिलने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये वो संघ है जिसमें शामिल होने के बाद भारत का मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय पर हमारे विचार काफी मेल रखते हैं। नीदरलैंड्स के सहयोग से ही भारत ने पिछले साल MTCR की सदस्यता पाने में सफलता पाई है और इसके लिए मैं नीदरलैंड का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन के नियमों पर अमल करते रहने की सहमति बनी। साथ ही अक्षय ऊर्जा में भागीदारी और जल परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने पेरिस जलवायु समझौते और अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की प्रतिबद्धता की तारीफ की। India's emergence is a welcome development from both a political and an economic point of view. Political, because of the values we share with respect to the rule of law and peace and security, as well as other issues like climate change. I commend India for its commitment to renewable energy and to the Paris Climate Agreement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार, तकनीक और निवेश को लेकर प्रमुख डच कंपनियों के CEO से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में कारोबार के अनेक अवसर मौजूद हैं। उनकी सरकार व्यापार को आसान बनाने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव दलित बनाम दलित नहीं बल्कि विचारधाराओं का चुनाव है। वो विचारधारा के चलते ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को खत लिखकर समर्थन मांगा है। मीरा कुमार आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के एक दिन पहले विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने एक समान विचारधारा के तहत उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तो चर्चा होती कि 2 दलित खड़े हो गए, उनके व्यक्तित्व के बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते हैं। तो समाज किस तरह से सोच रहा है आज 2017 में, इसका आकलन मेरे सामने बड़े साफ तरीके से हो जा रहा है। मीरा कुमार ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन मंडल के सदस्यों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। जेडीयू के रामनाथ कोविंद को समर्थन देने पर मीरा कुमार ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को दलित बनाम दलित के रूप में देखा जा रहा है,
ऐसी व्यवस्था को खत्म करना होगा। Social justice, freedom of press, transparency, end of poverty, destruction of caste structure are some of those values which form important component of this ideology. उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान सभी सांसदों ने उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी। उनके ऊपर पक्षपात का कोई भी आरोप नहीं लगा है। मीरा कुमार बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उसके बाद साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां वो विधायकों से समर्थन की अपील करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू भी जाएंगे। इसके बाद वो 4 जुलाई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाएंगे। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से की है। 17 जुलाई को मतदान से पहले वो कई राज्यों में जाकर विधायकों से मिलेंगे। इधर कल दिल्ली में उनके नामांकन का एक और सेट दाखिल किया जाएगा। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारी कल से 72 घंटे की देशव्यापी हड़ताल पर हैं। जीएसटी के तहत कपड़े पर 5% टैक्स लगेगा। कारोबारियों का कहना है कि पहले से ही गिरावट का शिकार कपड़ा उद्योग इससे चरमरा जाएगा। ये है जीएसटी के विरोध का नजारा। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारी सड़क पर आए। पूरे देश में टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति ने 3 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार तक ये अंतिम आवाज है। जो अंतिम मतदाता होता ना, उसका दर्द है कि ये व्यापार बंद होना चाहिए। जिस तरीके से जीएसटी का ये काम चल रहा है और जो कानून आ रहा है वो व्यापारी को लिए घातक है। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के सभी प्रमुख शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इस कानून को समझ सकें, और ना इन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया है। सिर्फ 27 दिन दिए। 27 दिन अपने आप में कोई समय होता ही नहीं है। ये जीएसटी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। 1947 के बाद हमारी दोबारा आज़ादी छीन ली गई है। हमारा काम खत्म कर दिया गया है। लुधियाना के जिन बाजारों में रौनक रहती थी, वहां ताले लगे हैं। पूरा बाजार बंद है। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक पे जिस तरीके का आपने जीएसटी का कर ढांचा लगाया है, उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए। देश में कपड़ा उद्योग $10,800 करोड़ का है, लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। 2014-15 में भारत से $3700 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया गया था। अगले साल ये $3600 करोड़ रह गया। अब जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारत ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे, तेरे रंग में जो रंगा है मैं ही नहीं कर सकती हंसी और रोना।
तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे एकला चलो। पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने हुमायूं कबीर को दार्जिलिंग का नया डीआईजी बनाया है। बंद का आज 14वां दिन है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने कल भी दार्जिलिंग में आक्रामक प्रदर्शन किया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जेजे ने दार्जिलिंग में ट्यूबलाइट रैली निकाली। कई प्रदर्शनकारी ट्यूबलाइट के चलते जख्मी भी हुए। बंगाल का जो अन्याय अत्याचार है, बंगाल से हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। हम लोगों का भाषा अलग है, संस्कृति अलग है। उसकी वजह से हम लोगों को गोरखालैंड राज्य चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। ये मैसेज है बंगाल सरकार को। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच जीजेएम के सैकड़ों सदस्यों ने चौक बाजार में प्रदर्शन के दौरान जीटीए समझौते की कॉपी भी आग के हवाले कर दी। पिछले हफ्ते गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के 45 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जीजेएम कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। Actually, Mamata Banerjee is playing into the hands of, like the Gorkha Janmukti Morcha, because after that, the whole scenario has changed. और actually वो दिन अगर वो उसको अगर ये स्टॉप नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पहले गोरखा मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को आक्रामक स्तर पर ले जाने की बात कही थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलनकारी आने वाले दिनों में आमरण अनशन भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सभा टीवी। कश्मीर में सालाना होने वाली अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। जम्मू आधार शिविर से 4000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया। यात्रा पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर खुफिया चेतावनी दी गई है। यात्रियों की उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, जिसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। यात्रा के लिए 2,30,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। एसएसपी अनंतनाग से मिले खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकवादियों को 100 से 150 श्रद्धालुओं और करीब 100 पुलिस अधिकारियों की हत्या करने को कहा गया है। दिल्ली विधानसभा का आज से 2 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान डीयू के 28 कॉलेजों में शहर के छात्रों को आरक्षण, नालों की सफाई को लेकर गृह समिति की रिपोर्ट, शिक्षक भर्ती में दिल्ली के ही लोगों को वरीयता देने जैसे मुद्दे हावी रहेंगे। 4 दशक पहले केंद्र की एक योजना के तहत लोगों को ग्राम सभा के भूखंड आवंटित किए गए थे। इसके मालिकाना हक को लेकर प्रस्ताव दिया जा सकता है। ये जानकारी राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। हालांकि सरकार ने सत्र के एजेंडे को सार्वजनिक नहीं किया है। इस पर सदन में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कोई भी मुद्दा नहीं उठाने देना चाहती। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन कल पूरे हो गए। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसमें किसानों को राहत, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। उधर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के कामकाज की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार के 100 दिन का कामकाज जनता के सामने रखा।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि निवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार ने एंटी रोमियो और एंटी भूमाफिया दस्ता बनाया है। प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्र में लिए फैसलों की जानकारी दी। वहीं विपक्ष राज्य की बीजेपी सरकार को पूरी तरह नाकाम बता रहा है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि ये सभी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और साथ ही इस सरकार में अपने भविष्य को भी लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं। सबसे असफल सरकार मौजूदा रही। कानून व्यवस्था के नाम पर आई, रोजाना आप कानून व्यवस्था का हाल देख रहे हैं। कल रायबरेली में 5 मार दी गए। कोई भी नई योजना नहीं लाए, बल्कि हमारी योजनाओं के नाम बदले या उनका उद्घाटन करे या फिर उनकी जांच कराई। इसके अलावा गड्ढा मुक्त सड़क की बात करी गई तो पूरा प्रदेश गड्ढे में रहे। राज्य की बीजेपी सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अभी भी किसान को राहत, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत दी है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अगली सुनवाई किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि आधार नंबर नहीं होने की वजह से बच्चों को दोपहर की भोजन और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। चीन ने सिक्किम क्षेत्र में भारतीय जवानों पर सीमा पार करने का आरोप लगाया है और इसे लेकर बीजिंग में भारतीय दूतावास और दिल्ली में विदेश मंत्रालय से विरोध दर्ज कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि वो सीमा पार करने वाले अपने जवानों को तुरंत वापस बुलाएं, साथ ही इस मामले की विस्तृत जांच कराएं। चीन ने दावा किया कि उसके सैनिक अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे थे। सोमवार को एक वीडियो सामने आया था। इसमें सिक्किम सेक्टर में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। डेढ़ महीने के अंदर दुनिया के कई देशों में तीसरी बार साइबर हमला हुआ है। इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस ने पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त असर डाला है। इसके अलावा रूस, ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में भी इसका असर हुआ है। इस बार इस्तेमाल किए गए वायरस को पिछली बार के वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया भर के कई देश एक बार फिर साइबर हमले की चपेट में हैं। WannaCry रैंसमवेयर जैसे वायरस ने मंगलवार को ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी WPP समेत कई कंपनियों के सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला किया। इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन में हुआ, जहां सरकारी दफ्तरों, बैंकों और निजी कंपनियों में कंप्यूटरों ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर ATM मशीनें भी बंद हो गई हैं। Зараз до департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло уже близько 200 звернень про втручання в роботу комп'ютерних мереж. Це звернення як від державних установ, так і від приватних установ. यूक्रेन की राजधानी कीव में मेट्रो स्टेशनों पर पेमेंट कार्ड नहीं चलने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। कई पेट्रोल पंपों का कामकाज भी ठप पड़ा है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमिर ग्रोइस्मर ने फेसबुक पर साइबर हमले की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके अहम सिस्टम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। Такі звернення надходять і в Києві, і до регіональних представництв кіберполіції.
Усі вони фіксуються. На місце виїжджають представники кіберполіції, які працюють над протидією розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення та ліквідацією його наслідків. रूस की कई कंपनियां भी इस हमले का शिकार हुई हैं। शीर्ष तेल उत्पादक कंपनी रोजनेफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों ने कहा है कि उनके यहां साइबर अटैक का असर हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित ग्लोबल शिपिंग कंपनी ने कहा है कि उसका कंप्यूटर सिस्टम भी साइबर अटैक से प्रभावित हुआ है। इस बार सामने आए वायरस को पिछली बार इस्तेमाल किए गए वायरस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। कुछ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस वायरस की पहचान गोल्डन आई के रूप में की है। Very similar. The mechanism, it looks like the way it's, if you split it into two parts, the sort of the ransomware, the bit of software that's holding the computer to ransom is different. It just does it in a slightly different way. Instead of हमलावरों ने सिस्टम की फाइलों को फिर से अनलॉक करने के लिए $300 बिटकॉइन की मांग की है। फिलहाल इस साइबर अटैक के भारत में कर अभी कोई खबर नहीं है। पिछले महीने WannaCry रैंसमवेयर वायरस ने 150 से ज्यादा देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों को परेशान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अमल पर सुझाव देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे। इसके अलावा पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को भी शामिल किया गया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी, टीसी मैथ्यू और जय शाह भी कमेटी में हैं। बीसीसीआई की सोमवार को हुई विशेष आम सभा बैठक में समिति बनाने का फैसला लिया गया था। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना नियमित तौर पर समिति पर नजर रखेंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समिति 10 जुलाई को रिपोर्ट पेश करेगी। देश के पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी बरकरार है, तो वहीं असम में बाढ़ ने स्थिति और भी बिगाड़ दी है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन के दौरान भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नवी मुंबई, विलेपार्ले और मालवानी में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा के दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये हिंदमाता एरिया है, यहाँ पे हर साल सबसे पहले मुंबई में वाटर लॉकिंग होती है। हालांकि कुछ काम ड्यूरिंग द ईयर किए गए हैं, उससे लग रहा है कि बारिश तो काफी हुई है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली कम पानी भरा है। लेकिन फिर भी पानी भरा होने की वजह से लोगों को परेशानी तो हो रही है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य के 8 जिलों के करीब 83 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 87,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। 117,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में फसल बर्बाद हो गई है। जबकि मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बीच छिंदवाड़ा और मंदसौर जिले के 3 जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। सोमवार को देहरादून में 177 मिलीमीटर तो मसूरी में 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और इससे आसपास के इलाकों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के पूरी तरह से पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच दूसरे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को फायदा हुआ है और अब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के गेंदबाज इमाद वसीम ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में बांग्लादेश के खिलाड़ी शाकिब अल हसन शीर्ष पर बरकरार हैं। टीम रैंकिंग में इंग्लैंड दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारत और नीदरलैंड के बीच जल प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक क्षेत्र में 3 समझौते। डच नागरिकों को 5 साल का कारोबारी और टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान। स्वदेश पहुंचे प्रधानमंत्री।
दार्जिलिंग में बिगड़े हालात के बाद अर्धसैनिक बल तैनात। राज्य सरकार ने हुमायूं कबीर को बनाया नया डीआईजी। अलग गोरखालैंड की मांग को बीजेपी का समर्थन नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार दाखिल करेंगी पर्चा। 17 जुलाई को होना है चुनाव। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। जम्मू के आधार शिविर से तड़के रवाना हुआ पहला जत्था। यात्रा के दौरान हमले का अलर्ट जारी। रूस समेत कई देशों में फिर से बड़ा साइबर हमला। यूक्रेन में सरकारी कार्यालय, बैंक और कई कंपनियों के कामकाज बंद। गोल्डन आई के रूप में हुई वायरस की पहचान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।